हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफ़र है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के पोर्शन का जो भी नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है या फिर पूरा सिलेबस उसका जो है हम लोग कवर करेंगे। पूरी सीरीज़ इसकी ज़रूर देखिएगा। आज इसका पार्ट 5 है। आज आप इसके पहले पार्ट 4 ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम लोग आपकी जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज़ हो या फिर कन्फ्यूजन हो, जो भी एग्ज़ाम में आप लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में, उसको दूर करने के लिए हमने एक वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन का प्लान किया है। तो आप उस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सेशन होगा। हमारी वेरोनिका मैम एक्सपर्ट आपको इसमें क्वेश्चंस को, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगी। तो इस सेशन को आप लोग ज़रूर देखिएगा और रीज़नेबल प्राइस पर है दोस्तों। सो प्लीज़ विज़िट आवर साइट www.proxygyan.com और हमारे चैनल को, प्रॉक्सी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर के डिफरेंट क्रॉप्स जो होते हैं उनको हम लोग क्लाइमेट के हिसाब से या फिर कई और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से उनको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। उस एरिया को हम लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर यील्ड के लिए कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो सब, और कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, कितने डिवाइड हो चुके हैं, किस हिसाब से वो डिवाइड होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। In order to maximize the production from the available resources and prevailing climatic conditions, need-based location-specific technology needs to be generated. जैसे मैंने कहा कि कम से कम रिसोर्सेस यूज़ करके या फिर जितने भी रिसोर्सेस उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करके हम लोग मैक्सिमम कैसे उसका आउटपुट निकाल सकते हैं, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस को, उसको वो वहाँ के एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस को हैंडल कैसे करें, या फिर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल पाएंगे। तो हर एक आदमी ऐसे ही चाहता है, राइट, कम से कम रिसोर्सेज यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग हो। तो इसको पूरा करने के लिए हमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस जोन्स को, उसमें पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया है उसी को उस एरिया में यील्ड करना पड़ेगा, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। सो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन सॉइल, वाटर, रेनफॉल, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इससे कई ज़्यादा एस्पेक्ट्स पर ये डिवाइड होते हैं और इनका ये फर्स्ट एसेंशियल स्टेप होता है सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए। सो एग्रो क्लाइमेटिक जोन से सॉइल है, वाटर हो गया, रेनफॉल, टेम्परेचर, ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स पर डिवाइड होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। चलिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन का पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होता है वो देखते हैं। It is a land unit in terms of major climates suitable for a certain range of crops and cultivars. The planning aims at scientific management of regional resources to meet the food, fiber, fodder and fuel wood without adversely affecting the status of natural resources and environment. ओके, एग्रो क्लाइमेटिक जोन एक लैंड यूनिट होता है इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट्स, मतलब वो लैंड यूनिट में कैसा क्लाइमेट होता है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, क्या वो एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सूटेबल हो सकता है या नहीं, उसको देखकर हम लोग डिवाइड करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। और इस जोन में हम लोग ये एम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट हो, रीजनल रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ कर सकें और किसी भी वहाँ के चीज़ों को एडवर्सली इफ़ेक्ट ना हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि हम लोग वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें या एडवर्सली उन पर कोई इफ़ेक्ट ना हो। इस हिसाब से सारे एस्पेक्ट्स को देखकर ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज़ अ लैंड ऑफ यूनिट जहाँ से हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें कम से कम रिसोर्सेस यूज़ करके, और वहाँ के रीजनल किसी भी चीज़ को हम लोग एडवर्सली इफेक्ट ना करते हुए। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन। आगे देखते हैं कि
ये किस तरह से डिवाइड करते हैं या फिर इसमें कौन से चीज़ें हम लोग रेफ़र करते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस मेनली रेफर टू सॉइल टाइप्स, rainfall, temperature and water availability which influence the types of vegetations. An agroecological zone is a land unit carved out of agricultural climatic zone superimposed on landform which acts as modifier to climate. सो ऑग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब इसमें भी जोन्स को डिवाइड करने में भी थोड़े कंडीशंस होते हैं कि वो लैंड यूनिट का सॉइल टाइप क्या है, वहाँ का रेनफॉल कितना है, टेम्परेचर वहाँ का क्या है, वहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग राइस का अगर पैडी का हम लोग क्रॉप यील्डिंग करना चाहते हैं तो वहाँ का वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली रेनफॉल वहाँ का बहुत अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर वहाँ का कम होना चाहिए। तो ये सारी सॉइल भी हमें वहाँ से ह्यूमस सॉइल होनी चाहिए ताकि उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स निकाल सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हर एक क्रॉप का ग्रोथ करने का तरीका अलग होता है। थोड़े क्रॉप्स को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, थोड़े क्रॉप्स को टेम्परेचर कम चाहिए, थोड़े क्रॉप्स को वाटर एक लिमिट में चाहिए, थोड़े क्रॉप्स को वाटर एक हद से ज़्यादा, जैसे राइस हो गया उसमें वाटर हद से ज़्यादा चाहिए। अगर वही वाटर हम लोग हद से ज़्यादा किसी और क्रॉप में डालते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ऐसे डिफरेंट कंडीशंस को रेफ़र करते हुए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स डिवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और फिर किस हिसाब से वो डिवाइड किए गए हैं, चलिए देखते हैं। द प्लानिंग कमीशन जो है हमारी एज रिजल्ट ऑफ द मिड टर्म अप्राइजल ऑफ द प्लानिंग टारगेट्स ऑफ द सेवेंथ प्लान में जो है इंडिया को डिवाइड किया गया था एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इट डिवाइडेड द कंट्री इनटू 15 ब्रॉड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स based on physiography, soils, geological formation, climate, cropping patterns and development of irrigation and mineral resources for broad agricultural planning and developing future strategies. हमारे प्लानिंग कमीशन ने सेवेंथ 5 ईयर प्लान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को इंक्लूड किया था। ब्रॉडली मतलब रफली इसको 15 ब्रॉड क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था पूरे इंडिया में। ये किस हिसाब से डिवाइड किया गया था, फिजियोग्राफी, वो उस एरिया की फिजियोग्राफी को देखकर, वहाँ के सॉइल के टाइप्स को देखकर, वहाँ के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को देखकर, वहाँ के क्लाइमेट पैटर्न्स को देखकर, क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखकर, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, उस एरिया का इरिगेशन क्या है, अलग अलग एरिया के इरिगेशन अलग अलग होते हैं तो उस हिसाब से डिवाइड किया गया था। और फिर मिनरल रिसोर्सेस वहाँ से क्या क्या मिल रहे हैं उस हिसाब से भी डिवाइड किया गया था ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। नेक्स्ट देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था डिवाइड करने का प्लानिंग कमीशन का, was to integrate plans of agroclimatic regions with the state and national plans to enable policy development based on techno-agroclimatic considerations. In the agroclimatic regional planning, further sub-regionalization was possible based on agroecological parameters. So इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग कैसे क्लाइमेट को लेते हुए टेक्नोलॉजी के साथ साथ एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकें। और फिर एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो है उसमें भी हम लोग कैसे सब रीजनलाइज करके उसको फिर सब रीजनलाइज मतलब रीजन में ही फिर से सब डिवाइड करके उसको फिर अलग अलग क्लाइमेटिक पैरामीटर्स से लेकर उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये था इनका मेन ऑब्जेक्टिव। बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करके एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इस मैप में आप लोग देख सकते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया 15 डिवाइड हुए थे। पहला था वेस्टर्न हिमालयास में 1 ऊपर जो पिंक कलर में दिख रहा है वो, दूसरा था ईस्टर्न हिमालयास जो कि आप लोग ईस्ट में देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर में, तीसरा था लोअर गैंगेटिक प्लेन, सेकंड के नीचे ही आप लोग देख सकते हैं थर्ड, फोर्थ था मिडिल गैंगेटिक प्लेन जो कि ग्रीन कलर में है, फिफ्थ है अपर गैंगेटिक प्लेन, उसके बाद है सिक्स्थ ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, और उसके बाद सेवन्थ है ईस्टर्न प्लेट्यूज एंड हिल्स, उसके बाद एट्थ है सेंट्रल प्लेट्यूज एंड हिल्स, उसके बाद वेस्टर्न प्लेट्यूज एंड हिल्स, नेक्स्ट 10th वन इज सदर्न प्लेट्यूज एंड हिल्स, 11th वन ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स, उसके बाद 13th में गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स, 14th है वेस्टर्न ड्राई रीजन, 15th जो है वो एकदम लास्ट इंडिया से अलग होके 15 में आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं डॉट्स, वो आइलैंड्स। ये सारे 15 रीजन्स डिवाइड हुए हैं। ये इंडिया में पर्टिकुलरली ब्रॉडली डिवाइड 15 रीजन्स हुए हैं प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 7th ईयर प्लान में। तो आगे देखते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट के हिसाब से कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स डिवाइड हुए हैं वो देखते हैं।
NARP was launched by ICAR for initiating agricultural research in the agroclimatic zones of the country. So नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट ये लॉन्च ही हुआ था इन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को इनिशिएट क्या करने का, उनको उनके ऊपर ध्यान रखने का और उनके ऊपर सर्वे करने का, इसीलिए ये लॉन्च हुआ था. द ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट अप और अपग्रेड ए जोनल रिसर्च स्टेशन इन ईच एग्रोक्लाइमेटिक जोन फॉर जनरेटिंग लोकेशन स्पेसिफिक नीड बेस्ड रिसर्च टारगेटेड फॉर स्पेसिफिक एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशंस. और इनको अपग्रेड कैसे करें जोनल रिसर्च स्टेशंस को, या फिर किसी और की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर इस जोन को भी हम लोग सब डिवीज़न कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें देखने के लिए NARP का लॉन्च किया गया था ICAR के द्वारा. तो इनके हिसाब से कितने जोन्स हैं चलिए देखते हैं. द फोकस, इनका जो फोकस था वॉज ऑन एनालाइजिंग एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स. इनका मेन फोकस जो था वो एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस, मतलब एग्रीकल्चर का इकोलॉजी पर क्या इफेक्ट है और क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या क्या थे. एंड कम आउट विद ए प्रोग्राम directly targeted to solve the major bottlenecks of agricultural growth in a zone based on natural resources, major crops, farming systems, production constraints and socio-economic conditions prevalent in that zone. सो इनका मेन टारगेट जो था वो डायरेक्टली टारगेटेड टू सॉल्व द मेजर बॉटलनेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन ए जोन. एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको ख़त्म करना इनका एम था. विच वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, मेजर क्रॉप्स, किसी भी क्रॉप्स के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उस जोन में तो उसको हैंडल करना या फिर उसको ख़त्म करना इनका फोकस था. और इनके हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया था 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया. NARP ने 127 में डिवाइड किया था. द प्लानिंग कमीशन 7th प्लान में 15 डिवाइड किए थे. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.